कि अगर हम 90 डिग्री का आर एफ पल्स लगा रहे हैं और ऑफ कर रहे हैं, तो ऑफ करने के बाद एनर्जी रिलीज हो रही है। उसके बाद इस 90 डिग्री पे आप 180 डिग्री का आर एफ पल्स लगाते हैं। जब आर एफ पल्स लगाते हैं तो ये क्या होता है, नीचे आता है। उसके बाद आप उसको रीड करते हैं। सेकेंड जो हम, ये था हमारा रूटीन स्पिन टेस्ट। सेकेंड जो हमने देखा उसमें हमने 180 डिग्री का आर एफ पल्स लगाया। सबसे पहले 180 डिग्री का आर एफ पल्स, 180 डिग्री का ये पल्स लगाने के बाद ये सारे के सारे हाइड्रोजन फोटोन कहाँ आ गए, नीचे। जब हमने इसको ऑफ किया तो ये वापस आने शुरू हुए। ठीक है, वापस आने के बाद जितनी देर में ये यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ तक के आने का हमने टाइम नोट किया और उस टाइम को नाम दिया टाइम ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के आने का टाइम नोट किया। हर टिश्यू का टाइम अलग अलग होगा क्योंकि सभी की प्रेसिजर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। यहाँ से यहाँ तक के आने का टाइम नोट किया और इस 180 डिग्री लगाने के बाद जब वो टिश्यू इस 90 डिग्री पे पहुंचा, जिसको आप बोलते हो नल पॉइंट, जैसे ही यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचते ही आपने अगेन 90 डिग्री का आर एफ पल्स लगाया। ये 90 डिग्री का आर एफ पल्स उसी पे काम करेगा जो ऊपर है, इससे जो यहाँ पे है उस पे काम नहीं करेगा। तो सपोज करो कि नल पॉइंट पे CSF था। जिस वक्त CSF नल पॉइंट पे था उसी वक्त आपने 90 डिग्री का आर एफ पल्स लगाया तो ये CSF क्या हुआ, नल हो गया। जिस वक्त फैट यहाँ पे था उसी वक्त लगाया तो फैट क्या हुआ, नल हो गया। जिस वक्त वाइट मैटर यहाँ पे था उस वक्त आपने लगाया तो वाइट मैटर नल हो गया, ग्रे मैटर था तो। हर टिश्यू का टाइम ऑफ इन्वर्जन अलग अलग है, सभी के यहाँ से पहुँचने टाइम है। तो जो टिश्यू यहाँ रहेगा वो नल हो जाएगा, रेस्ट ऑफ टिश्यू का सिग्नल हमें। ठीक है, इसको, इस सीक्वेंस को बोला गया इन्वर्जन। इन्वर्ट करने के बाद आप रिकवर जो हो रहा है, इन्वर्जन का किससे बना है, इन्वर्ट से। पहले आपने इसको क्या किया, इन्वर्ट कर दिया 180 डिग्री से उल्टा। इन्वर्ट का मतलब उल्टा, इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने के बाद जब आपने ऑफ किया, वापस किया, जब यहाँ पे पहुँचा तब आपने सिग्नल दिया। ये कुछ समझ में आ रहा है पक्का। इन्वर्जन रिकवरी क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि पहले आप इसे इन्वर्ट कर रहे हो, इन्वर्ट करने के बाद जब ये वापस जा रहा है तब आप सिग्नल। क्लियर है। आपने 180 डिग्री जो पल्स दिया उसको हम इन्वर्जन पल्स बोलेंगे, 90 डिग्री को हम एक्साइटेशन पल्स ही बोलेंगे। ये 180 डिग्री से आप सिर्फ इसको इन्वर्ट कर रहे हो। इन्वर्ट करने के बाद जब वो टिश्यू यहाँ पे पहुँच जा रहा है उसके बाद आप अगेन एक्साइटेशन पल्स लगा रहे हो। ठीक है, ये एक्साइटेशन पल्स लगा रहे हो। ये भी बात, जब आप ये एक्साइटेशन पल्स लगाते हो तो ये एक्साइटेशन पल्स उसी पे काम करेगा जो इस नल पॉइंट से ऊपर, और उनसे ही सिग्नल मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी मैं बता चुका था। अब इसको थोड़ा और बेटर वे में, इसको सीक्वेंस वाइज हम कैसे कर रहे हैं। आप इस सीक्वेंस पे आर एफ पल्स लगाते हो। आर एफ पल्स से सबसे पहले आप 180 डिग्री का इन्वर्जन पल्स लगाते हो। इन्वर्जन पल्स 180 डिग्री का इन्वर्जन पल्स। उसके बाद
आप लगाते हैं 90 डिग्री का ये सारे पल्स तो आर एफ पल्स ही काम करेंगे ना, तो आर एफ पल्स नहीं बोलेंगे हम, एक्साइटेशन पल्स। पहले आपने 180 डिग्री का इन्वर्जन पल्स लगाया, इन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जैसे ही वो टिश्यू नल पॉइंट पर पहुंचा, 90 डिग्री का आपने एक्साइटेशन पल्स लगाया। जब ये 90 डिग्री का एक्साइटेशन पल्स लगा के ऑफ करेंगे तो ये वापस आना शुरू होगा। जैसे ही वापस आएगा तो अब आपको इसको रीड करना है। ये पैटर्न रहेगा ना हमारा, पहले 180 डिग्री, जब ये वापस आया इस जगह पे तब आप अगेन 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जब आप इसे ऑफ करोगे वापस मिलेंगे, देन अगेन आप 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री इस एनर्जी पे लगेगा, जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उन पे, और उनको क्या करेगा, रिफ्रेश करेगा। और आपको बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 180 डिग्री आपको मिला, और उसके बाद इस लेवल पे क्या हुआ, एक इको मिल गया। फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा 180 डिग्री, फिर से आप 90 डिग्री, एगेन आप 180 डिग्री, और यहाँ पे आपको इको मिलेगा। तो इसमें जो टाइम ऑफ रिपीटेशन है वो इस 180 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का टाइम ऑफ रिपीटेशन, ठीक है, क्लियर है। ये जो इन्वर्जन टाइम है यहाँ से यहाँ तक का टाइम, 180 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का टाइम, इसको कहते हैं हम क्लियर है। दिस इज टाइम ऑफ इन्वर्जन, टी आई। कोई डाउट, ठीक है। बाकी टाइम ऑफ इको, रेस्ट ऑफ द चीज, एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ इन्वर्जन हुआ। उसके बाद आपका रिपीटेशन टाइम टी आर, टाइम ऑफ इको, सब कुछ सेम हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछ रहे थे, दूसरा कुछ नाम थोड़ी हो गया यार, रिपेयरिंग तो हो गई। 180 डिग्री को रिफेजिंग पल्स ही बोलेंगे, इन्वर्जन पल्स, एक्साइटेशन पल्स, रिफेजिंग पल्स, अगेन इन्वर्जन पल्स, एक्साइटेशन पल्स, रिफेजिंग। इसके साथ स्लाइड सिलेक्शन, पेज इनकोडिंग एज यूजुअल जैसे लग रहा था, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं क्या, इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस, इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस, या शॉर्ट में हम बोलते हैं IR, ठीक है। जिसमें हमने ये देखा कि अगर हमारा टाइम ऑफ इन्वर्जन TI 1500 मिली सेकेंड से लेके 2500 मिली सेकेंड है, तो इसमें हमारा CSF क्या हो जाएगा, क्योंकि CSF का ही टाइम ऑफ इन्वर्जन यहाँ से यहाँ तक के पहुँचने के टाइम 1500 से 2500। 1500 से कम रखेंगे तो CSF की नलिंग कम होगी, 2500 से ज़्यादा रखेंगे तो CSF की नलिंग कम होगी। इनका टाइम वेरी करता है 1500 से 2500। अगर इस बीच रखेंगे तो सिग्नल हमारा पूरा नलीफाई होगा। आजकल कितने बच्चे टाइम ऑफ इन्वर्जन को 3000 कर देते हैं, तो फिर उसमें आर्टिफैक्ट आना शुरू हो जाएगा। आर्टिफैक्ट क्या आएगा,
जो वेंट्रिकल के अंदर CSF है वो प्रॉपर नल क्लियर है। ये CSF का टाइम, और इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं फ्लूइड एटीन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी। फ्लूइड एटीन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी यानी क्लियर। क्लियर है। FL फॉर फ्लूइड, A फॉर एटीन्यूएटेड। एटीन्यूएट वर्ड का मतलब क्या होता है? एटीन्यूएट मतलब रोक देना, वही बात है। एटीन्यूएट करना मतलब रिमूव करना, रोक देना, हटा देना, जो भी आप बोलो, ठीक है। एटीन्यूएशन वर्ड आप इससे पहले कहाँ सुने हो? एक्सरे एटीन्यूएशन सुना है, मतलब एक्सरे को रोक देना। एक्सरे एटीन्यूएशन कोफिशिएंट, जो जिसमें एक्सरे को रोकने की पावर जितनी ज़्यादा होती है उसका एटीन्यूएशन कोफिशिएंट उतना ही ज़्यादा बढ़ा। तो एटीन्यूएशन मतलब रोकना हो, ठीक है। एक्सरे को एटीन्यूएट कर दिया मतलब एक्सरे को रोक दिया। तो यहाँ पे किसको रोक रहा है? फ्लूइड को रोक रहा है। फ्लूइड यानी CSF। फ्लूइड में ऐसा नहीं है कि सारे फ्लूइड को रोक देगा, सिर्फ और सिर्फ CSF को रोकेगा। क्यों? CSF की फ्रिक्शनल फ्रीक्वेंसी और दूसरे फ्लूइड की फ्रिक्शनल फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी। जैसे शहद है, इसका अलग है, दूध है, इसका अलग है, लिक्विड है, प्लेन वाटर अलग है, कोल्ड ड्रिंक्स का अलग है। सभी के अंदर हाइड्रोजन प्रोटॉन की फ्रिक्शनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उनका केमिकल इन्वायरमेंट चेंज होगा, फ्रिक्शनल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? तो ये नो डाउट बोल रहा है फ्लूइड एटीन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी, लेकिन सारे फ्लूइड एटीन्यूएट नहीं होंगे। अगर सारे फ्लूइड एटीन्यूएट हो जाए तो क्या होगा? हमारे को पैथोलॉजी का पता चलेगा। वेरी गुड, ये बात समझ में आई। पैथोलॉजी जहाँ कहीं पे हुई है वहाँ पे फ्लूइड बढ़ेगा या घटेगा? वेरी गुड, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। बहुत अच्छे। पैथोलॉजी का मतलब क्या बताया था कि एक सिंगल सेल भी रप्चर्ड होता है तो वहाँ से पानी निकलता है। एक पत्ता भी तोड़ो तो पानी निकलता है। पत्ते पे अगर कोई कीड़ा लग जाए तो वहाँ पे पानी निकल रहा है। ये तो हमारी शरीर है। अगर बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन होगा वहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे। वहाँ पे पस बन जाएगा। अगर कहीं पे इन्फेक्शन होता है तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, कोई सेल्स रप्चर्ड होगा, पानी बाहर निकलेगा। आर्टरी रप्चर्ड होगी, पानी बढ़ेगा। बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हुआ, वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसी भी केस पे वहाँ पे पानी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो रहा है? वहाँ पे बढ़ रहा है। फ्लूइड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये क्लियर? तो जब वहाँ पे पैथोलॉजी होगी तो फ्लूइड बढ़ेगा कि घटेगा? कोई डाउट है? इसीलिए हम P2 वेटेड सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिकल। क्यों? क्योंकि जहाँ कहीं पे भी पैथोलॉजी होगी P2 वेटेड में कैसा दिखेगा वो? हाइपर इंटेंस। क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वहाँ पे क्या हुआ? बढ़ गया। P2 वेटेड इमेज में अगर जहाँ कहीं पे भी फ्लूइड है वो आपको बढ़ा हुआ दिखेगा या कम दिखेगा? हाइपर इंटेंस। क्यों?
क्योंकि वहाँ का रिलैक्सेशन टाइम क्या है, लॉन्ग है, और आप टाइम ऑफ रिपीटेशन और टाइम ऑफ पीको को क्या कर रहे हो, T2 वेटेड इमेज में आप टी टी को क्या रखते हो, लॉन्ग रखते हो। हाँ जी, थोड़ा आपसे भी पूछ लिया था। T2 वेटेड इमेज में कोई भी पैथोलॉजी हाइपर इंटेंस क्यों दिखती है, टी लॉन्ग रखता है तो क्या होता है, कोई भी जहाँ पे भी कोई पैथोलॉजी है वहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड का कलेक्शन बढ़ जाएगा। अगर कहीं पे तुम्हें दिक्कत हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे सूजन बढ़ जाता है या कम हो जाता है, बढ़ जाता है ना। स्वेलिंग बढ़ने का मतलब क्या हुआ, मास बढ़ गया, वहाँ पे क्या हुआ, पानी बढ़ गया, पस का कलेक्शन हो गया, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वहाँ पे बढ़े या घटे, जितना ज़्यादा हार्ड हो रहा है यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वहाँ पे उतने ही बढ़े जाएंगे। तो वो T2 वेटेड इमेज में वो बेटर दिखेंगे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बढ़े, रिलैक्सेशन टाइम उनका क्या हो गया, बढ़ गया। और टी लॉन्ग है जहाँ पे भी, वहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम जिस टिश्यू का लॉन्ग है उसका सिग्नल बेटर आएगा। ठीक है, कोई डाउट। यहाँ पे अगर आप CSF को हटा दो तो CSF को हटाने के बाद अदर कोई भी फ्लूइड है वो और ज़्यादा बेटर दिखेगा। T2 वेटेड में क्या है, CSF अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। ठीक है, तो वो जब ब्राइट दिख रहा था, देखो आप नाइट में अगर ड्राइव कर रहे हो तो सामने से कोई व्हीकल आ रही है, उसने लाइट जला रखा है, तो आपको पीछे का कुछ दिखता है, नहीं दिखता। क्यों, वो खुद में इतना उजाला कर देता है कि बैकग्राउंड उसका ऊपर। तो ये CSF भी वैसे ही है। CSF क्या करता है, इतना ज़्यादा हाइपर इंटेंस रहता है कि सराउंडिंग के छोटे मोटे फाइंडिंग उसने बेटर विजुलाइज, तो हम CSF को नल कर देते हैं। किसके थ्रू, इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस के थ्रू। करते क्या है, उसमें टाइम ऑफ इन्वर्जन हम डाल देते हैं 1500 से 2500, जिससे CSF नल हो जाता है। इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं फ्लेयर, यानी फ्लूइड एटीन्यूएटेड इन्वर्जन फ्लेयर। फ्लेयर वर्ड ये, ठीक है। फ्लेयर में CSF नल हो जाएगा, बाकी जितनी भी पैथोलॉजी थी वो सारी की सारी हाइपर इंटेंसिटी, ठीक है। तो अब हम T2 वेटेड ऑन है, माइक ऑन ही है बट नॉइज कैंसिलेशन ऑफ है। तो फ्लेयर और T2 वेटेड इमेज में हम डिफ्रेंसिएशन देखेंगे। सिर्फ आपको क्लियरली विजुलाइज हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, CSF क्या हुआ, नल हो गया। दोनों इमेज को देखो, देखो ये हाइपर दिख रहा है, ये हाइपो दिख रहा है, ये हाइपर दिख रहा है, ये हाइपो दिख रहा है ना। इसके अलावा CSF हाइपर है, ये सब हाइपर। इस सीक्वेंस में क्या है, CSF नल है, CSF नल है, बाकी ये हाइपो है और ये हाइपर, ये हाइपर है, ये हाइपर है। पर देखते हैं,
ये कौन सी वेटेड इमेज है? T2 वेटेड। क्यों है T2 वेटेड? T2 वेटेड पहचानने के दो तरीके, एक तो आपको CSF हाइपर इंटेंस दिख रहा है, दूसरा वाइट मैटर विद रेस्पेक्ट टू ग्रे मैटर हाइपो इंटेंस है। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें आप देखोगे ये इमेज देखो, एक तो CSF आपका नहीं दिख रहा है, दूसरा वाइट मैटर हाइपर दिख रहा है विद रेस्पेक्ट टू ग्रे मैटर, यानी T2 वेटेड से सब कुछ ये उल्टा है। ठीक है। इसके अलावा मसल की भी बात हमने लास्ट क्लास में की थी कि ये मसल विद रेस्पेक्ट टू T2 वेटेड, ये T2 वेटेड की मसल है। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू T1 वेटेड, T2 वेटेड में मसल हाइपो इंटेंस हो जाएंगे। इसका रीज़न एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी कि टाइम ऑफ रिपीटेशन टाइम ऑफ इको शॉर्ट होता है, शॉर्ट होने की वजह से टाइम ऑफ रिपीटेशन टाइम ऑफ इको लॉन्ग होता है T2 वेटेड में, और लॉन्ग होने की वजह से जिसका रिलैक्सेशन टाइम शॉर्ट है वो उतना बेटर विजुलाइज नहीं होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस जगह पे, ये वाइट मैटर हाइपो है, ग्रे मैटर हाइपर है। इसी के करस्पॉन्डिंग आप अगर इस इमेज को देखो, अब आप देखो ये हाइपो है, ये हाइपर है, उसी तरह से इसमें भी ये सेंट्रल वाला पार्ट हाइपो इंटेंस है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये हाइपो इंटेंस और ये हाइपर। हाइपो या हाइपर वर्ड एक बार और मैं रिपीट कर दूं, हाइपर का मतलब बिल्कुल चमकता हुआ बल्ब की तरह नहीं है। हाइपर और हाइपो ये क्या है? कंपैरेटिव टर्म है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, कंपेयर में। तो आप यहाँ पे देखो ये हाइपो है और ये हाइपर है, यानी ये किसकी तरफ जा रहा है? T1 वेटेड की तरफ या T2 वेटेड की तरफ? T2 वेटेड की तरफ। दिख रहा है वहाँ से? दिख रहा है? तो ये T2 वेटेड में देखो ये वाला पोर्शन हाइपो है और ये हाइपर है। T1 वेटेड में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ठीक है। ये देखो, अगर आप T1 वेटेड की इमेज देखेंगे तो इसमें ये वाला पोर्शन जो उसमें हाइपर है, हाइपो है, इसमें हाइपर हो जाए। ठीक है। इसमें भी देखो कर्सर लो, ये मैंने कर्सर रखा, तो यहाँ पे हाइपो है, यहाँ भी हाइपो है, ये क्या है? हाइपर है।
ये मेन डिफरेंस है T1 वेटेड और T2 वेटेड ब्रेन के लिए, ठीक है। अब CSF इसमें हाइपर है, इसमें भी हाइपो नहीं बल्कि इसमें नलिंग ही है, एक तरह से कम दिख रहा है, इसमें भी CSF की नलिंग है, ठीक है। तो ये है T2 फ्लेयर और ये है T1 फ्लेयर। ऊपर वाला है T2 फ्लेयर और नीचे वाला है T1 फ्लेयर। T1 और T1 फ्लेयर में फ़र्क क्या है, इसमें CSF बिल्कुल नल हो जा रहा है। कैसा? जैसे ये फ्रंटल में साइनसेस हैं जिसमें एयर होती है, तो वो बिल्कुल नल है, वैसे ही ये भी नल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये T1 फ्लेयर, वो T2 फ्लेयर। T2 फ्लेयर और T2 वेटेड में मेजर डिफरेंस आप देखेंगे तो CSF नल है। ये इसमें क्या किया गया है, एक और काम, इसमें स्किन के बाद फैट दिख रहा है, इसमें फैट दिख रहा है आपको, इसमें फैट को भी नलीफाई कर दिया गया है। नेचुरली हाइपर इंटेंस दिखने वाली दो चीज़ें, एक CSF और दूसरा फैट, उन दोनों को इस केस में क्या किया गया है, हटा दिया गया है, दोनों को ही हटा दिया गया, ठीक है। हेलो, दो नेचुरली हाइपर इंटेंस दिखने वाली, जो एक CSF है, ये हाइपर दिखेगा, ये कोई पैथोलॉजी नहीं है। फैट हाइपर दिखेगा, फैट कोई पैथोलॉजी नहीं है। CSF को भी जीरो कर दिया है, फैट को भी जीरो कर दिया है। सिर्फ इस फैट को ही जीरो नहीं किया, बल्कि बोन के अंदर, ये बोन है, ये देखो, ये आपका बोन है, यहाँ पे भी हाइपर दिख रहा है, यहाँ पे भी हाइपर दिख रहा है, ये देख रहे हो, ये स्कल है, ये जो भी हाइपर दिख रहा है ना, ये स्किन, स्किन के बाद फैट, फैट के बाद मसल, मसल के बाद बोन, ठीक है। स्किन, इसके बाद फैट, फैट के बाद मसल, मसल के बाद बोन, और इस बोन के अंदर पूरा ब्रेन है। क्लियर है? अब यहाँ पे फैट भी हाइपर दिख रहा है, यहाँ पे भी हाइपर दिख रहा है, इसमें फैट कैसा दिख रहा है, नल नहीं हुआ, फैट, बोन के अंदर के फैट को नल कर दिया गया। ये नल होता तो बिल्कुल ऐसा सिग्नल जीरो आ जाता, बट ये दिख रहा है, ये बोन तो दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर के जो फैटी कंपोनेंट थे उसको नल कर दिया गया। वैसे ही ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर, वाइट मैटर, एक एक सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में फैट होता है, ठीक है, लिपिड के फॉर्म में, ठीक है। तो वो भी इसमें क्या किया गया है, नल कर दिया गया है। तो ये फ्लेयर में नहीं, बल्कि आप किसी भी सीक्वेंस में आप फैट को नल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ केमिकल सेचुरेशन। ये अलग टेक्निक है। आप T1 में भी फैट सेचुरेट कर सकते हो, T2 में भी फैट सेचुरेट कर सकते हो, PD में भी फैट को सेचुरेट कर सकते हो, ये आप आगे देखेंगे, ठीक है। वो केमिकल सेचुरेशन टेक्निक है। आप जिस सीक्वेंस में भी चाहें उसमें से फैट को हटा के पैथोलॉजी को बेटर वे में देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। वो इन्वर्जन रिकवरी टेक्निक नहीं है। इन्वर्जन रिकवरी में दो सीक्वेंस हैं आपके, एक CSF को हटाने वाला, दैट इज़ फ्लेयर, और एक होता है फैट का, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें एस्टर, हम एस्टर लगाते हैं, शॉर्ट टाइम इन्वर्जन रिकवरी। ये जो फैट सेचुरेशन टेक्निक है, आप ये किसी भी सीक्वेंस में लगा सकते हैं। तो इसमें इन्होंने इन्वर्जन रिकवरी के बेस पे CSF को नल किया है और केमिकल सेचुरेशन के बेस पे फैट को सप्रेस किया है। तो इसमें छोटी से छोटी पैथोलॉजी भी, कोई भी पैथोलॉजी होगी, वो कैसे दिखेगी, हाइपर दिखेगी। पैथोलॉजी का मतलब डिजीज, एक सिंगल सेल भी टूटता है तो पानी निकलेगा, एक सिंगल सेल भी रप्चर्ड होगा, उसमें एडीमा होगा, पस होगा, ब्लीड होगा, कुछ भी होगा, वो चीज़ कैसे दिखेगी, हाइपर इंटेंस, ठीक है। तो एक बार हम इसमें पॉजिटिव केस देखते हैं।
इस सीक्वेंस में देख रही है। ये चीज़ देख रहे हो आप, CSF नल हो गया है, फैट भी नलीफाई कर दिया गया है। अब ये जो हाइपर दिख रहा है, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसी इमेज का आप इस T2 वेटेड इमेज को यहाँ पे रखोगे। सेम चीज़ यहाँ कैसी दिख रही है और यहाँ भी हाइपर दिख रही है, लेकिन ये भी हाइपर है, ये भी हाइपर है, ये सब हाइपर है, और ब्रेन के अंदर फैटी कंपोनेंट भी। तो जितना बेटर ये आउटलाइनिंग और डिफ्रेंशिएशन आपको T2 फ्लेयर में दिख रहा है, ये T2 फ्लेयर में उतना अच्छा नहीं दिख रहा। और सबसे बड़ी बात, ये तो पैथोलॉजी बहुत बड़ी है, तो आप इसको पिक कर पा रहे हो, इधर आपको समझ में आ रहा है। और वही चीज़ यहाँ देखो, तो फ्लेयर में आपका क्लियरली विजुअलाइज हो जा रहा है। थोड़ा भी आप इन दोनों को सिंक्रो कर दो तो आप ये चीज़ इतना बेटर यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है। आप इसको आगे पीछे करके देखो, लेकिन वही चीज़ यहाँ देखो, ये दिख रहा है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख भी नहीं पा रहे हो, ये पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ पे है। और इस सीक्वेंस में ये अलग ही दिख रहा है। तो इसमें पैथोलॉजी आपको बहुत ही बेटर, छोटी से छोटे चेंजेस, ये छोटे छोटे ये है ना, ये और ये, अब इसमें देखो, इसमें गुम हो गया है। ये इमेज नंबर कितना है 18, इसमें भी इमेज नंबर 18, तो ये दिखनी चाहिए थी ना, ये उसमें ढूंढना पड़ेगा, T2 वेटेड में ढूंढना पड़ेगा। वही T2 फ्लेयर आपने लिया तो CSF नल हो गया, और आपने फैट सेचुरेट कर दिया तो फैट भी नल हो गया। तो ये छोटी छोटी पैथोलॉजी क्या हो रहा है, बहुत ही बेटर वे में विजुअलाइज हो रही है। इज इट क्लियर? तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, CSF नल है, वाइट मैटर हाइपो है, ग्रे मैटर हाइपर है। दिस वेरी सीक्वेंस इज नॉन एज फ्लूइड एटीन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी, यानी फ्लेयर। फ्लूइड एटीन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, फ्लेयर। ठीक है, फ्लेयर में CSF नल हो जाएगा। उसकी फिजिक्स आपको समझ में आ गई। 180 डिग्री लगाने के बाद, यानी इन्वर्जन पल्स लगाने के बाद जो टाइम ऑफ इन्वर्जन है वो हम कितना लगाएंगे, 1500 से 2500 मिली सेकेंड। तो आपका CSF उस केस में क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका सेकंड देखते हैं हम। सीक्वेंस यही रहेगा, सारा कुछ यही रहेगा। आपने पिक्स ले लिया, इसकी फोटो ली है, सब कुछ यही रहेगा। इसमें सिर्फ आप क्या करोगे, टाइम ऑफ इन्वर्जन को आप चेंज कर देंगे। क्या हुआ, टाइम ऑफ इन्वर्जन अगर आप 50 मिली सेकेंड से लेके 200 मिली सेकेंड रखोगे तो ये टाइम है वो टाइम जब आपका फैट यहाँ से ट्रेवर्स करता हुआ यहाँ पहुँचेगा। क्लियर है? यहाँ से चलता हुआ यहाँ पहुँचेगा। दिस वेरी टाइम इज नॉन एज, ये टाइम ऑफ इन्वर्जन फॉर फैट, ठीक है, जो कि 50 मिली सेकेंड से 50 रखा, 100 रखा, 150 रखो, 200 रखो, ठीक है। इस रेंज में आप रखोगे तो आपके फैट की जो प्रिसिडल फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग फैट आपका यहाँ रहेगा। और जब आप 90 डिग्री का RF पल्स लगाएंगे तो जो टिश्यूज़ ऊपर आ रखे होंगे उन्हीं पे सिग्नल आएगा, नीचे जो है उनका सिग्नल नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि फैट का जो टाइम है, जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये तो आपको पूछना चाहिए, मैं ही पूछ दे रहा हूँ।
फैट का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो CSF के रिलैक्सेशन टाइम से शॉर्ट है, तो ये तो जल्दी पहुंचेगा, तो CSF तो आपका नीचे ही रहेगा। तो इसमें आपका CSF का सिग्नल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अभी नीचे है। हाँ जी, सीनियर लोग क्यों आएगा? तो हम जब 90 डिग्री पल्स लगा रहे हैं तो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है हम उस पर लगा रहे हैं, तो जब हम उस पर लगाएंगे एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो 90 डिग्री पे आएगा, उसका फिर वो ऊपर जाने लगेगा, तब तक CSF ऊपर चला जा चुका है, एनर्जी रिलीज करते हुए जाएगा। फिर जब हम 180 डिग्री रिफेजिंग लगाएंगे तो फिर उस पर भी लगेगा। एनीवन बताओ? शाहिद? मामला फंस गया है? बताओ फरार। कुछ भी क्वेश्चन समझ में आया? मैं तो कोशिश ही नहीं करूँगा, जिसको करना है वो करे। क्या बताया कि नहीं आएगा? सही बात है, अभी नीचे है, वो जल्दी जाएगा। एनीवन? हाँ जी, वो तो जो अनस बता रहे वही तुम बता रहे हो। तुम्हारा ये बोलना है कि इसमें जो 180 डिग्री हमने लगाया तो उससे जो एक्साइटेशन मिला था वही एनर्जी रिलीज करेगी, जो रिफेज हम करेंगे तो उनसे सिग्नल मिल जाएगा, यही ना? मुझे एक बात बताओ, आपने यहाँ पे T1 वेटेड का एग्जांपल लो। जब फैट आपका सिग्नल यहाँ पे दे रहा है, मसल दे रहा है, बोन दे रहा है, तो फ्लूइड यहाँ पे है, इसका सिग्नल 0 होता है? हाइपो का मतलब क्या हुआ? कम का मतलब क्या हुआ? मैं बोलूं आपके पास कम पैसे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हैं लेकिन कम है। हमारा जब सारा का सारा CSF यहाँ रहेगा सिग्नल, उस वक्त आप अगर यहाँ पे फैट है तो आपको क्या लग रहा है? CSF ऊपर गया ही नहीं होगा। जब आपका फैट यहाँ पे है तो CSF बिल्कुल भी सिग्नल रिलीज नहीं किया होगा, तभी तो सिग्नल आ रहा है। एग्जैक्टली सेम कंडीशन यहाँ पे है, जब फैट यहाँ होता है तो कुछ ना कुछ CSF का पोर्शन 100% ऊपर रहेगा, पूरा का पूरा CSF नहीं जाएगा। और जब आप फैट को नल कर देंगे तो थोड़ा भी फ्लूइड रहेगा, वो भी आपको हाइपर। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ आई थिंक। जब आपका मिनिमल सिग्नल भी रहेगा वो भी हाइपर दिखेगा, तो CSF तो पूरा फ्लूइड ही है, CSF भी दिखेगा, दूसरे एडिमा होंगे वो सारे तो दिखेंगे ही दिखेंगे। जब इस वक्त यहाँ पे फैट है तो ऐसा नहीं है कि CSF बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया होगा। फैट का रिलैक्सेशन टाइम कैसा है? सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड, तो उतनी देर में कुछ ना कुछ CSF आपका ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो इन्वर्जन रिकवरी वाला सिग्नल है, ये जब हम 90 डिग्री का एक्साइटेशन पल्स लगा रहे हैं तो उसी से आपको सिग्नल मिल रहा है ना।
एक्साइटेशन पल्स लगाने के बाद ही सिग्नल मिल रहा है। आप रिफेजिंग जब एक्साइटेशन पल्स लगाओगे उसके बाद रिफेजिंग पल्स लगाओगे तो उसके बाद ये यूज़ कहाँ से आएगा? जिस पे आपका 90 डिग्री लगा उसी से सिग्नल मिलेगा। अगर वो बात सही है तो जब नीचे वाला जाके सिग्नल दे सकता है तो जब 180 डिग्री लगाओगे तो ये वाला भी तो सिग्नल दे देगा। नहीं समझे? अहमद एक बात बताओ, जब तुम 180 डिग्री रिफेजिंग पल्स लगा रहे हो तो नीचे वाला जब सिग्नल जाके ऊपर दे देगा तो ये भी तो जाके ऊपर सिग्नल दे देगा। जब ये दे सकता है तो ये क्यों नहीं देगा? तो ये आंसर नहीं बोलना है, फंस जाओगे। अगर ये वाला सिग्नल दे रहा है तो ये क्यों नहीं देगा? बोलो। अब तुम अपना जो आंसर बताए थे एक बार दोबारा रिपीट करो। तुमने ये बताया था, मैं बता रहा हूँ कि जब हम 180 डिग्री लगा रहे हैं तो सारे यहाँ आ जा रहे हैं। जिस वक्त फैट यहाँ है उस वक्त हम 90 डिग्री लगा रहे हैं। जब हम 180 डिग्री लगाएंगे तो जो 180 डिग्री पहले लगा था इन्वर्जन पल्स वो वाला ऊपर जाएगा, यही ना, जिस पे हमारा रिफेजिंग पल्स लगेगा। तो जब यहाँ वाला पे 180 डिग्री लगेगा तो इस पे क्यों नहीं लगेगा? तब तो फैट भी सिग्नल देना चाहिए। हाँ जी बोलो। क्लियर है? हमें सिग्नल उसी से मिले पे जिससे हम 90 डिग्री का एक्साइटेशन पल्स लगाया है। हाँ, जब आपने 90 डिग्री का एक्साइटेशन पल्स लगाया उस वक्त आपकी कोर फैट यहाँ पे थी, बट ऐसा नहीं है कि CSF का बिल्कुल भी सिग्नल ऊपर नहीं गया। रिलैक्सेशन टाइम के अकॉर्डिंगली पिक जो है वो आपका यहाँ पे है, लेकिन कुछ ना कुछ सिग्नल तो ऊपर गया ही है। और जब आपकी बॉडी से फैट को नल कर दिया जाए तो अकेला चमकता हुआ बंदा कौन रहेगा? चाहे 1 रुपया रहे या 2 रुपये रहे, ठीक है, वही दिखेगा ना। हाँ, अगर फैट होता तो उसमें ये उतना बेटर विजुलाइज नहीं होता, लेकिन फैट को हमने क्या किया? हटा दिया। फैट को नल से फैटी कंपोनेंट से नहीं किया, एक एक सेल से, एक एक बोन से, सबसे हटा दिया। ठीक है, क्लियर है? चलो वापस आते हैं। टाइम ऑफ इन्वर्जन जब हम 50 मिलीसेकेंड टू 200 मिलीसेकेंड रखते हैं तो ये वो टाइम है जब फैट हमारा इस नल पॉइंट पे होता है। उस एग्जैक्टली उसी टाइम पे हम 90 डिग्री का एक्साइटेशन पल्स लगाएंगे तो फैट हमारा नल हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम विद रेस्पेक्ट टू CSF की टाइम कितना छोटा है? वो 1500, ये 50। ठीक है, तो वो 1500 और ये कितना है? तो बहुत छोटा है ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टाइम इन्वर्जन रिकवरी। शॉर्ट टाइम इन्वर्जन रिकवरी स्टर। PD वेटेड सीक्वेंस समझ में आया था? उसमें मसल और फ्लूइड दोनों एक साथ कैसे दिख रहा है? क्या लॉन्ग लेयर पे या टीएस और इसके बेस पे फ्लूइड उसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? T2 में भी दिख रहा है। T2 में TRT लॉन्ग रखा है, ठीक है। T कितना है? 80 से 120, और इसमें 30 से 50। 30 से 50 वाले में फ्लूइड दिख रहा है? समझ में आया? 30 से 50 वाले में फ्लूइड दिखता है या नहीं दिखता है? उसमें मसल का भी सिग्नल आता है और फ्लूइड का भी सिग्नल आता है, दोनों का आता है।
ये हाइपर इंटेंसिटी और हाइपर इंटेंसिटी कंपैरेटिव टर्म है सिग्नल के बेस पे। ज़्यादा सिग्नल, कम सिग्नल, नो सिग्नल अलग वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फैट नल हो जाएगा, तो जो भी थोड़ा बहुत भी CSF ऊपर रहेगा वो कैसा दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, एस्टर हम ब्रेन के लिए नहीं लेते, एस्टर हम लेते हैं किस लिए, बॉडी के लिए, ठीक है, या स्पाइन के लिए। बॉडी इमेजिंग या न्यूरो इमेजिंग, न्यूरो इमेजिंग में क्या, स्पाइन। ब्रेन के लिए हम शॉर्ट टाइम इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस नहीं लेते, ठीक है। तो हम बॉडी इमेजिंग के लिए लेंगे। तो अगर हम CSF को हटा भी दें, अगर आपको वैसा तो समझ में आ गया है, बट फिर भी CSF को मैं हटा दूं, बॉडी की बात करूं, तो जिस वक्त फैट यहाँ रहेगा उस वक्त फ्लूइड ऊपर गया होगा या नहीं गया होगा, 100% जाएगा। ये कंपैरेटिव वर्ड है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं गया होगा, कुछ ना कुछ जाएगा ही। और जब फैट आपने हटा दिया तो वो जो भी बचा है वो कैसा दिखेगा, हाइपर ही दिखेगा, ठीक है। जैसे आपने अभी T2 वेटेड इमेज में क्या देख रहे थे, CSF के वजह से या फैट के वजह से जो छोटी मोटी पैथोलॉजी थी वो दिखाई नहीं दे रही। जब ने उसको हटा दिया तो छोटी सी छोटी पैथोलॉजी भी बेटर दिखी है। वैसे ही जब हम फैट को हटा देंगे तो छोटा सा छोटा एडिमा भी, एक सिंगल हाइड्रोजन प्रोटॉन भी आपको कैसा दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा। क्योंकि आप टाइम ऑफ रिपीटेशन और टाइम ऑफ इको क्या रखते हैं, लॉन्ग रखते हैं, इसमें लॉन्ग रखते हैं। जो एस्टर है इसमें आप लॉन्ग रखते हैं, TRT लॉन्ग रखते हैं, ठीक है, डन। तो शॉर्ट टाइम इन्वर्जन रिकवरी में फैट हमारा नल पॉइंट पे होता है, फैट को हम क्या करते हैं, सप्रेस्ड कर देते हैं, बाकी के सारे सिग्नल बेटर विजुअलाइज। इन्वर्जन रिकवरी के बेस पे हमारे को दो सीक्वेंस मिले, एक फ्लेयर और दूसरा एस्टर। क्लियर है। चलो अब एस्टर की इमेज को हम देखते हैं। ये जो इमेज है, ये देखो, ये मसल, ये चाहे एनाटॉमिक कोई भी हो, ये है स्किन, ये है फैट, ये है मसल और ये है बोन, ठीक है। क्लियर है। स्किन, फैट, मसल और बोन। यहाँ पे स्किन, फैट, मसल और बोन सेम, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है ये। अब इस मसल में और इस मसल में आपको कौन बेटर विजुअलाइजर है, हाइपर इंटेंस कौन दिख रहा है, ये मसल हाइपर इंटेंस दिख रहा है, ठीक है। अब आपको मैं ये बता दूं, ये टेस्टिस है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, तो ये हाइपर दिख रहा है और ये हाइपो दिख रहा है। मसल विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइपर दिख रहा है, तो फ्लूइड हाइपो दिख रहा है और मसल हाइपर दिख रहा है। तो ये कौन सी वेटेड इमेज हुई, और फैट कैसा दिख रहा है, हाइपर इंटेंस।
तो जब फैट हाइपर दिख रहा है तो एस्टर हो सकता है। एस्टर में मैंने क्या बताया अभी शॉर्ट टाइम इन्वर्जन रिकवरी में, क्या बताया कि फैट क्या होता है, क्लियर है, फैट नल हो जाएगा। ये जो इमेजिंग है, अभी हम T1 वेटेड जो इमेज देख रहे थे उसमें क्या देखा था कि विद रेस्पेक्ट टू T2 वेटेड T1 में मसल जो है वो हाइपर दिखता है, इसके रेस्पेक्ट में इसमें मसल हाइपर दिख रहा है, और इसके रेस्पेक्ट में फैट भी इसमें हाइपर दिख रहा है। फ्लूइड ये हाइपो हो गया और वो फ्लूइड हाइपर। अब आपने क्या किया, शॉर्ट टाइम इन्वर्जन रिकवरी चलाया, ये फैट पूरा नल हो गया, मसल के अंदर का भी फैट नल हो गया, और ये देखो जो कि ना इसमें बेटर दिख रहा है ना इसमें दिख रहा है, ये दिखा, ये जब पूरा फैट नल हो गया तो ये देखो कितना बेटर वे में डिस्टिंग्विश हो रहा है, ये दिख रहा है। दिस इज द केस ऑफ फिस्टुला, ये यहाँ से पस डिस्चार्ज ओपनिंग है और यहाँ से ये ट्रैक बना हुआ है जिसके अंदर पस है, ये कितना बेटर इसमें दिख रहा है ये, ठीक है। ये कब अच्छा दिख रहा है, जब आपने टिश्यूज़ के अंदर के फैट को नल कर दिया और फैट को भी नल कर दिया। वही चीज़ यहाँ देखो, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन इस फैट के बीच में ये जैसे चमक रहा है वैसे ये चमक पा रहा है। अगर ये हाइपर इंटेंसिटी हटा दें तो कैसा दिखेगा, ये जस्ट लाइक ऐसे है कि स्टार तो दिन में भी दिखाई देते हैं या नहीं देते, ये स्टार बुझ जाते हैं। स्टार का कंसेप्ट क्या है, वो दिन में बुझ जाता है, बटन बंद हो जाता है उसका। हाँ जी, स्काई में जो स्टार होता है वो दिन में बटन उसका बंद रहता है, दिन में भी जलते रहता है, लेकिन सन के सामने वो क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। तो वैसे ही ये फैट के सामने ये क्या हो गए, फीके पड़ गए। जब हम नाइट में देखते हैं तो वही स्टार उतनी ही ताकत जितनी ताकत दिन में थी बिल्कुल चमकता हुआ दिखता है। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन उतनी ही है, लेकिन इसमें से फैट को आपने नल कर दिया। फैट को नल करते ही वो क्या हुआ, चमकता हुआ दिया। ये जो स्क्रोटम टेस्टिस वाला पार्ट है ये भी देखो, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, बिल्कुल चमकता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी कोई वहाँ पे है ही नहीं कंपेयर में, ठीक है। कट ऑफ समझते हो, कट ऑफ क्या होता है? अगर कोई आप टेस्ट दे रहे हो उसमें आपके मार्क्स आए 99, लेकिन कट ऑफ कितना गया था, 99.9%, तो आप फेल हो गए। कोई पेपर दिया जिसमें आपके मार्क्स आए 40, लेकिन कट ऑफ कितना गया, 40 से बिलो, यानी जितने बंदे थे वो सारे 40 से कम थे। तो 40 पे भी आप टॉपर हो सकते हो। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन कम होते हुए भी ये क्या हुआ, चमक टॉपर है ये, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें क्या है, नल कर दी गई हैं, ठीक है। तो ये है आपका T1 में वही चीज़ कैसा दिख रहा है, हाइपो इंटेंस। देखो नल होता तो कैसा होता, 0, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल है, ये हाइपो इंटेंस है। बात समझ में आई? तो T1 वेटेड में फ्लूइड हाइपो इंटेंस होता है। हाइपो का मतलब होता है कम। हाइपो इंटेंस और नल दोनों में फ़र्क है। आपके पास पैसे नहीं हैं और पैसे कम हैं, दोनों में फ़र्क है ना। तो ये सिग्नल कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो ये कम है। और यहाँ पे तो CSF नहीं, ये सॉरी फैट के नलिफाई होने के बाद से ये बहुत ही बेटर। T1 वेटेड, T2 वेटेड, और ये है एस्टर। एस्टर की पहचान क्या है? स्किन के बाद ये जो फैट है
स्किन के बाद ये जो फैट है पूरा नल हो जाएगा। एस्टर को देखने का यही तरीका है। और क्या तरीका है? मसल के जो फैट है वो भी डल मसल के भी सिग्नल आपके कम हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर ये T2 फैट सेट होता, आपके लिए नहीं, तो इसमें और T2 फैट सेट में क्या फ़र्क होता है? मसल के फैट, सेल के अंदर की फैट दिखते हैं, बाकी जो सप्लीमेंट्स T2 फैट सेचुरेटेड पूछ रहा हूँ मैं। T2 में अगर हम फैट को सेचुरेट कर दें केमिकल सेचुरेशन के बेस पे, तो T2 फैट सेट हो गया ना। तो T2 फैट सेट और एस्टर में क्या फ़र्क है? सिग्नल में कोई फ़र्क आता? नहीं आता, उल्टा होता। अभी आपका मसल हाइपर दिख रहा है, फैट हाइपो दिख रहा है। बात समझ में आई? उसमें उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि मसल का सिग्नल वीक है उसमें। T2 वेटेड में मसल का सिग्नल वीक है, और उस वीक सिग्नल में आपने फैट को सेचुरेट किया है, तो ऐसे ही वो डल था, आपने और सेचुरेट कर दिया। फैट को अपने फैट सेचुरेशन किया, लेकिन उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन विद रेस्पेक्ट टू T2 वेटेड ज़्यादा थे। नहीं समझ में आई बात? आप फैट को नल कर रहे हो और एक उसमें से फैट को नल कर रहे हो जिसका सिग्नल ऑलरेडी वीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा। इतना ही फर्क आएगा। ये इसमें और इसमें कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये हाइपो इंटेंसिव विद रेस्पेक्ट टू मसल। डिफरेंस तुमको दिख रहा है टोपी वाले भैया? इन दोनों में कोई फर्क है? इसमें और इसमें दिख रहा है? कौन हाइपर है? हाइपर इंटेंस कौन है? मसल विद रेस्पेक्ट टू फैट हाइपर इंटेंस। ठीक है, ये मिनिमल डिफरेंशिएशन आपको आता है, तो आप T2 फैट सेट पहचान सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, चलो। एस्टर और फ्लेयर क्लियर हुआ? चलो आज इतना ही रहने दे। क्या पढ़ना था आपके बैच में? आपके बैच में फिल्मिंग करा